नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पांडे अपने YouTube चैनल सक्सेस टिप्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियों से जुड़ा है। समय समय पर हम इस पर उससे जुड़े विषयों पर चर्चा और मार्गदर्शन करते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की लिखित परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। और कई जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहाँ पर प्रारंभिक के अलावा मुख्य परीक्षा होती है जो लिखित परीक्षा होती है, जैसे सिविल सर्विस में यूपीएससी, स्टेट पीएससीज और नेट, जेआरएफ और इसके अलावा जो है विभिन्न स्थानों पर जो है अन्य परीक्षाओं में भी, जैसे बिहार में दरोगा में भी लिखित परीक्षा होती है। तो इन लिखित परीक्षाओं में हम आंसर राइटिंग कैसे करें। अब चूँकि लिखित परीक्षाओं में पहले तो कई तरह के प्रश्न होते हैं। छोटे प्रश्न होते हैं, मध्यम प्रश्न होते हैं, बड़े प्रश्न होते हैं। छोटे प्रश्न 2-3 नंबर के प्रश्न होते हैं, उनका आंसर हमें 1 या 2 शब्दों में लाइन में देना होता है। मध्यम में जो है 8 से 10 लाइनों में, और उसके बाद विस्तृत जो होते हैं तो उनकी सीमा जो है थोड़ी सी विस्तार से होती है। तो हमें सबसे पहले तो हम पहले चर्चा करेंगे बड़े प्रश्नों की, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। छोटे प्रश्न तो तथ्यात्मक होते हैं, तो जनरली सभी उनके आंसर लिख लेते हैं, है ना। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, चूँकि छोटे प्रश्नों में अंक कम होते हैं इसलिए इसमें बहुत विस्तार देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई छोटी चीज़ पूछी गई है, जैसे उन्होंने प्रश्न पूछा कि मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल बताइए, तो सिर्फ आपको पर्यटक स्थल के नाम दे देना है। उनके विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है कि खजुराहो में क्या है, पचमढ़ी में क्या है, ग्वालियर में क्या है, उनका नाम लिखिए। इतने में आपको अंक मिलेंगे। बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा और आगे के प्रश्नों के लिए समय कम पड़ेगा, है ना। अब हम बात करते हैं कि बड़े प्रश्न कैसे हों। तो सबसे पहले हमें प्रश्नों को समझना आना चाहिए, क्योंकि प्रश्नों के जो पुछल्ले होते हैं, है ना, क्वेश्चन टेल जो होते हैं, वो टेल जो है प्रश्न के आंसर को बदल देती है। ठीक है, कई चीज़ें उनमें लगी होती हैं और उसमें आंसर की प्रवृत्ति बदल जाती है। तो हमें पहले प्रश्न को समझना आना है। अगर हम प्रश्न को सही तरीके से समझ रहे हैं तो उसका उत्तर हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन टेल कैसे होते हैं, किसी भी विषय वस्तु की उन्होंने समीक्षा कीजिए, आलोचना कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, विवरण दीजिए, विस्तृत व्याख्या लिखिए। और प्रश्न कुछ भी हो, अगर ये क्वेश्चन टेल बदल रहे हैं तो ये पुछल्ले ही जो है हमारे पूरे उत्तर को बदल देते हैं। क्योंकि समीक्षा अलग होती है, आलोचना अलग होती है, अवलोकन अलग होता है, और इसके बाद विस्तृत विवरण या व्याख्या अलग होती है। तो पहले इन शब्दों को समझना होगा। यदि हम इन शब्दों को समझ गए तो हम जो है अपने प्रश्न को आराम से उसके अनुसार लिख सकेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम तथ्यात्मक रूप से तो सही होते हैं, लेकिन इन पुछल्लों की वजह से हम आलोचना की जगह समीक्षा लिखाते हैं, समीक्षा की जगह विवरण लिखाते हैं, विवरण की जगह व्याख्या कराते हैं। तो उस वजह से हमें बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों की विस्तृत व्याख्या अगले वीडियो में भी चर्चा करेंगे इसकी, है ना। फिर इसके बाद अगर हम देखें कि प्रश्न जो है, अगर हमारे पास समय कम है तो प्रश्नों में हम अतिरिक्त चीज़ों का समावेश करें, क्योंकि उससे ही हमें अतिरिक्त अंक मिलेंगे। तो अतिरिक्त चीज़ों के लिए हम उसमें मैप डाल सकते हैं, उसके बाद टेबल बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें सामान्य विद्यार्थी की तुलना में अधिक अंक दिलवाती हैं। क्योंकि हम एक्स्ट्रा चीज़ें डालेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, है ना। क्योंकि आपको एक चीज़ बता दें कि जो परीक्षक होता है, कॉपी चेक करने वाला होता है, उससे आपने क्या लिखा है, कितना लिखा है, कितने भी पेज लिखें, बहुत भरें, उससे कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि उससे प्रति कॉपी अलग धनराशि मिलती है। तो उसका दिमाग इस बात पे चलता है कि हम एक दिन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपियाँ चेक करेंगे हमें उतना अधिक धनराशि मिलेगी, है ना। तो अब चूँकि आपने पढ़ा है, आपने अच्छे से तैयारी की है, तो आप चाहेंगे कि आपके प्रश्न पर ध्यान दिया जाए। तो ध्यान देने के लिए हमें अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। और जब हम फ्लो चार्ट
या फिर टेबल या मैप का प्रयोग करेंगे तो ये परीक्षक को उसका ध्यान जो है आकर्षित करता है। और जब इस एक नज़र में हमें जो है एक समरी मिल जाती है कि हमने आंसर में क्या लिखा होगा, यह परीक्षक समझ जाता है कि इस विद्यार्थी को वाकई में पूरा ज्ञान है, इसलिए इसने तो ये चीज़ें जो है फिर उसको अंक अधिक देने पर मजबूर करती है ना। तो इसलिए हर प्रश्न में, बड़े प्रश्नों में कुछ ना कुछ अतिरिक्त जरूर कीजिए और मैप वगैरह की बड़े आसानी से प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि आसानी से आप मैप बहुत कम समय में बना सकें, क्योंकि अगर आपको मैप बनाने में ही समय अधिक लगेगा तो फिर आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो उसकी प्रैक्टिस करते रहिए और कोशिश कीजिए हर प्रश्न, बड़े प्रश्न में कुछ ना कुछ अतिरिक्त अवश्य दें, है ना। ये चीज़ें जो है मैं आपको अगले वीडियो में मतलब बना के भी बताऊँगा कि किस तरह की अतिरिक्त चीज़ें हम जो है उसमें जोड़ सकते हैं। जब हम विषयों की चर्चा करेंगे तो जिस विषय या प्रश्नों की चर्चा करेंगे उन प्रश्नों से संबंधित फ्लो चार्ट, मैप और वो सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँगा और उनकी एक एक पॉइंट पर डिस्कस करूँगा, है ना। फिर इसके बाद चीज़ों को अपने हिसाब से लिखना आना चाहिए, किताबी भाषा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि किताबी जो परीक्षक होते हैं अधिकांश कई किताबों के लेखक होते हैं, सिलेबस में उनकी किताबें चल रही होती हैं, तो वो किताबी भाषा बड़ी आसान से पकड़ लेते हैं कि ये तो भाई रट के लिखा हुआ है और किसी किताब से इन्होंने रट्टा मारा है। तो रट्टा न मानने की वजह से जो है रट्टा मारने की वजह से आपके नंबर कम हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपना मौलिक उत्तर बनाएं, एक मौलिक शैली बनाएं जो रोचक हो, है ना। और उस रोचकता के साथ साथ तथ्यों को अपने हिसाब से लिखें। जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगा कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल माना जाता है ना, स्वर्णिम युग माना जाता है। और सिविल सेवा परीक्षाओं में, इतिहास में इस पर प्रश्न भी आते हैं। तो प्रश्न कई बार दो तरह से आते हैं, इसके नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी। पहला नेगेटिव में क्या गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल नहीं था, इसकी समीक्षा कीजिए, विवेचना कीजिए, विवरण लिखिए, या स्वर्ण काल था, इसके पक्ष में जो है समीक्षा, विवेचना और विवरण इत्यादि पूछा जा सकता है। अब आपको दोनों चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। आपको पक्ष भी लेकर चलना है और विपक्ष भी, क्योंकि आप यहाँ इतिहासकार नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष ही लेकर चलेंगे, नहीं 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 मैं उसको स्वर्ण काल मानता हूँ और मैं उसे मानूंगा चाहे प्रश्न कुछ भी हो। तो देखिए, हमें यहाँ विद्वान बनना नहीं है। पहले के वीडियो में भी मैंने कहा कि हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा और सिलेक्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अब जैसे अगर आया कि प्रश्न गुप्त काल स्वर्ण काल था, तो हम अब स्वर्ण काल को कैसे स्थापित करें। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मुझे लिखना होता तो महाकवि कालिदास की बहुत प्रसिद्ध रचना अभी रघुवंशम में उन्होंने एक जगह पर विस्तृत बढ़ना है, क्योंकि उस काल में व्यवस्थाएं इतनी अच्छी, एक श्लोक का प्रयोग किया है और श्लोक का अर्थ ये है कि एक उपवन शहर से बाहर जो बगीचे बने होते थे उनको उपवन कहा जाता है। उपवन में मदमस्त स्त्री लेटी हुई है तो पवन भी उसके वस्त्रों को छूने का साहस नहीं कर सकता। ठीक है, ये श्लोक का अर्थ है। हम इसको एक उदाहरण ले रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसको पक्ष और विपक्ष दोनों में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो उदाहरण में हुआ कि उस काल में जो है उपवन में मदमस्त स्त्री लेटी हुई है, पवन भी उसके वस्त्रों को छूने का साहस नहीं कर सकते। ठीक, अब इसकी व्याख्या हम अपने हिसाब से करेंगे। पहली चीज़, यदि हमें पक्ष में व्याख्या करनी है तो इसी चीज़ को लिखेंगे कि कालिदास ने, जो कि उस काल के साहित्यकार थे, और साहित्यकार पर जो है काल का प्रभाव अवश्य पड़ता है, वो अपने काल को ही दिखाता है, चाहे रचना उसकी किसी काल की हो, लेकिन वर्तमान काल से वो प्रभावित होता है। तो कालिदास ने जब रघुवंशम में लिखा है कि मदमस्त स्त्री किसी उपवन में अगर पड़ी है और पवन भी उसके वस्त्रों को छूने का साहस नहीं करती, तो इससे हमें यह प्रतीत होता है कि उस काल में शासन व्यवस्था, खासतौर से पुलिस व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि स्त्रियां भी जो है शहर से बाहर किसी उपवन में अगर पड़ी हुई हैं तो व्यक्ति पवन भी उनके वस्त्रों को नहीं छू सकते थे।
मतलब सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। उसका प्रभाव मतलब व्यक्तियों से ज़्यादा प्रकृति पर भी पड़ा, है ना। ये उसकी पक्ष व्यवस्था हो गई कि भाई गुप्त काल में वास्तव में स्वर्ण काल था, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। अब यही प्रश्न हमें उसके विपक्ष में लिखना है, तो विपक्ष में लिखने के लिए इसी श्लोक का हम सहारा लेंगे कि कालिदास ने रघुवंशम में लिखा है कि यदि कोई स्त्री उपवन में मदमस्त पड़ी हुई है तो पवन भी उसके वस्त्रों को छूने का साहस नहीं करती। अब इसका मतलब ये है कि उस समय व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ चुकी थी, सुरक्षा व्यवस्था, नैतिकता का पतन हो चुका था कि स्त्रियां मद्यपान करने लगी थी और तो और वो अपने घरों में नहीं, इधर उधर उपवनों में भी मदमस्त पड़ी रहती थी और उनकी स्थिति इतनी दयनीय और बेकार हो चुकी थी कि मनुष्य तो ठीक, पवन भी नहीं छूना चाहते थे ऐसी स्त्रियों की। तो स्त्रियों की दशा गिर चुकी थी, व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी थी, उनको कोई होशो हवास नहीं था, कहीं भी पड़ी रहती थी और इतनी बुरी स्थिति की व्यक्ति तो उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते थे। सामान्य प्रकृति भी, पवन भी जो है उसे छूने का तो साहस नहीं करती थी। तो इस तरह से जो है गुप्त काल जो है स्वर्ण काल नहीं था। अब यहाँ आपको समझ में आया कि एक ही विषय, एक ही उदाहरण को हम कैसे पक्ष में और कैसे विपक्ष में प्रयुक्त कर सकते हैं। अगर आप यह सीख गए तो आंसर राइटिंग का एक बहुत बड़ा कार्य आप जो है संपन्न कर लिए और आप उसको आसानी से फिर अपने हिसाब से लिख सकते हैं किसी भी विषय को, है ना। तो ये आंसर राइटिंग के लिए आपके लिए एक सलाह थी। और इसके बाद जो है आंसर राइटिंग से जुड़े आप अपने प्रश्न, सुझाव और समस्याएं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम अगले वीडियो पे, जो आंसर राइटिंग पे हमारा वीडियो बनेगा, उसमें इनको शामिल कर सकें। उस वीडियो में हम जो है आंसर राइटिंग से जुड़ी और भी बहुत सी चीज़ें शामिल करेंगे और अगर आपके प्रश्न हमें मिलते हैं तो उन प्रश्नों का भी समाधान देने का कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारे ये प्रयास कैसे लग रहे हैं, कैसे हमारे वीडियो लग रहे हैं और इसमें क्या कमी है, क्या सुझाव हैं आपके उसको और बेहतर बनाने के लिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको हर वीडियो के मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।